मधुपुर गांव में दीनदयाल नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता थी। दीनदयाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जो कि उसकी पुरखों की अमानत थी। वो उसी खेत में खेती करके अपने परिवार का पेट भरता था। आइए, खाना लगा दिया है। हाँ सीता, अभी आया। आज तो खेत में बहुत थकान हो गई। इस बार आपकी मेहनत काम आएगी। पिछली बार आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फसल नहीं हो पाई थी। इस बार ऐसे नहीं होगा। हमारा पूरा कर्ज भी चुका लेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। गेहूं की फसल तो लहलहा गई है। अब कटाई का समय भी नजदीक है। फिर सब सही हो जाएगा। जी, सब अच्छा होगा। अगले दिन दीनदयाल अपने खेत पहुंचता है। तभी वहां राजा का मंत्री आता है। दीनदयाल राजा का आदेश आया है सारे किसानों के लिए। जी मंत्री जी, इस बार राजमहल की सौंदर्यकरण में राज्य का आधा राजकोष खाली हो गया है, जिससे कि प्रजा के पास भंडार नहीं बचा। इसीलिए महाराज का आदेश है कि सभी किसान अपने खेत का 3/4 हिस्सा राजमहल को दे दें। परंतु मंत्री जी, मुझे तो कर्ज भी चुकाना है। पिछले साल मेरी तबीयत खराब रही थी तो हम कर्ज में हैं। अरे राजा का आदेश यही है, इसका उल्लंघन करने पर देश निकाला मिलेगा। कल कटाई के समय हम 3/4 हिस्सा लेने आ जाएंगे, समझे? अगले दिन कटाई होती है और राजा के आदमी दीनदयाल की फसल का 3/4 हिस्सा लेकर चले जाते हैं। दीनदयाल और सीता कुछ नहीं कर पाते। दीनदयाल बची कुची फसल लेकर सीता के साथ घर आ जाता है। इतने में हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। हम कर्ज कैसे चुका पाएंगे? क्या कर सकते हैं सीता? राजा के आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं ना। हम कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और समय मांग लेंगे। चलो अभी इस गेहूं को पीस कर इसी आटे की रोटी खाते हैं। तुम चूल्हे की तैयारी करो, मैं आटा पीस कर लाता हूँ। ठीक है जी। दीनदयाल आटा पीसने लगता है। वो जैसे ही अपने गेहूं के कुछ ही भाग पीसता है, देखता है उससे बहुत सारा दूध निकलने लगता है। दीनदयाल ये देखकर चौंक जाता है। वो जल्दी से सीता को बुलाता है। सीता, सीता, देखो तो ये क्या हो रहा है। ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी नहीं देखा। आटे से भला दूध कैसे निकल सकता है? ये तो जादू है। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं तो ऐसा पहली बार देख रही हूँ। क्या हम इसे पी सकते हैं? सीता एक बर्तन में सारे दूध को इकट्ठा करती है। उसके बाद उसे दीनदयाल को पीने देती है। दीनदयाल दूध पीता है। अरे वाह सीता, ये दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। लो तुम भी पी कर देखो। सीता भी दूध पीती है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। हम इसे बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। चलो बाकी का गेहूं भी पीस कर देख लेते हैं। दीनदयाल ऐसे ही करके आधे गेहूं को पीसता है। उस गेहूं से बहुत सारा दूध निकलता है। सीता और दीनदयाल उस दूध को बाजार लेकर बेचने लगते हैं। स्वादिष्ट दूध ले लो, जादुई दूध, गेहूं का दूध ले लो भाई। तभी वहां पड़ोस में रहने वाला राजू आता है। अरे दीनदयाल भाई, ये कैसा जादुई दूध है? ये क्या करने लगे? तुम खेती बाड़ी से दूध बेचने पर आ गए हैं? जरा पिलाओ हमें भी, हम भी चखे तुम्हारा जादुई दूध। हाँ भाई, चमत्कारी है। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी अम्मा कैसी है? उनकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? क्या बताऊं दीनदयाल भाई, अम्मा तो वैसे ही है। ऊपर से राजा के आदेश की वजह से फसल चली गई। अब अम्मा का इलाज भी मुश्किल है। जाने किस घड़ी में हमें ये राजा मिला था। मेरी भी पूरी फसल चली गई। बची कुची से गुजारा करना पड़ रहा है। वाह, तुम्हारा ये दूध तो स्वादिष्ट है। अभी तो 1 लीटर दूध दे दो भाई। घर पर अम्मा को भी देना है, उनका ख्याल रखना है। हाँ, अभी देता हूँ। अपना और अम्मा दोनों का ख्याल रखो। धीरे धीरे दीनदयाल के सारे जादुई दूध बिक जाते हैं। सारे गांव में उसकी दूध की चर्चा हो जाती है। जादुई दूध सबके घर में प्रचलित हो जाता है। उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। रात को वो घर लौटता है।
बाकी बचे आधे गेहूं को भी वो पीसने लगता है और अगले दिन भी बाजार जाकर दूध बेचने की तैयारी करने लगता है। तब तक राजा के कानों तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो मंत्री को बुलाकर कहता है, मंत्री, हमने दीनदयाल के जादुई दूध के बहुत किस्से सुने हैं। अब हम भी वो दूध पीना चाहते हैं, जाकर लेकर आओ। राजा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे महल में उसकी फसल रखी है, हम उससे ही दूध निकाल सकते हैं। जाओ, दीनदयाल की फसल से जादुई दूध निकाल कर मेरे सामने हाजिर करो। जो हुकुम महाराज। मंत्री सारे दरबारियों को दीनदयाल की फसल से दूध निकालने के काम पर लगा देता है। सारी दरबारी बहुत कोशिश करते हैं, सभी उस गेहूं को पीसते हैं, पर किसी भी दरबारी से दूध नहीं निकलता, सिर्फ आटा बन जाता है। मंत्री को आश्चर्य होता है। इधर दीनदयाल बाकी का दूध लेकर अगले दिन बाजार पहुंचता है। जैसे ही बाजार पहुंचता है, इसके सामने बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। दीनदयाल चौंक जाता है। दीनदयाल भाई, ये दूध तो अद्भुत है। इसको पीते ही मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई। मुझे ये दूध और दे दो। ये सारे लोग भी चमत्कार देखकर ही तुम्हारा दूध खरीदने आ गए हैं। इधर मंत्री भी बाजार पहुंचता है। इतनी भीड़ देखकर वो भी लोगों की बात सुनने लगता है। इस दूध की चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुनकर वो भी दूध लेने को जाता है, पर उसके पहुंचने तक सारा दूध खत्म हो जाता है। दीनदयाल, मुझे भी ये दूध चाहिए। मेरी पत्नी भी बहुत दिनों से बीमार है। बहुत से वैद्य से इलाज करवाया, तब भी सफलता नहीं मिली। तुम थोड़ा सा दूध मेरी पत्नी के लिए दे दो। माफ कर दीजिए मंत्री जी, पर आपने ही मेरी सारी फसल हड़प ली थी। बची कुची फसल से इतना ही दूध निकला था। इसे बेचकर जो पैसे मिले, उससे तो घर खर्च निकल पाएगा। मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी फसल वापस करवा दूंगा। तुम प्रजा की भलाई का काम कर रहे हो, सभी स्वस्थ रहे, इसी में सबकी खुशी और भलाई है। मैं राजा से बात करूंगा। दीनदयाल को उसकी पूरी फसल वापस मिल जाती है। फिर वो उससे दूध निकालकर सबको देता है। मंत्री की पत्नी भी स्वस्थ हो जाती है। प्रजा में उसकी दूध के चर्चे रुकते नहीं। सभी लोगों को और राजा को यह एहसास हो जाता है कि ये चमत्कार सिर्फ दीनदयाल के हाथों से ही हुआ, क्योंकि उसके हाथों की मेहनत से हुए परिणाम ही है जो ये चमत्कार हो रहा है।